This is Indira Gandhi, the then Prime Minister. Indira Gandhi said in 1971 to Nagarwala, 60 लाख रुपए दे दो, 60 लाख रुपए दे दो बैंक से निकाल करके। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। मदरसा उस वक्त चल रहा था, मंदिर उसके सामने था। इन्हें हिस्ट्री की नॉलेज नहीं है, इन्हें मुकदमा करना था फर्जी, इसलिए कहीं से कहीं लिख दिया। आजकल एक फैशन चला गया है, मुगल आक्रांता, मुगल आक्रांता। 5,16,74,572। आपको पता है कि ये संख्या क्या है? ये है देश की तमाम अदालतों में पेंडिंग मुकदमों की संख्या। अगर इस संख्या का ब्रेकडाउन करें तो सुप्रीम कोर्ट में कुल पेंडिंग मुकदमों की संख्या है 82,184। इनमें से सिविल मुकदमे हैं 64,043 और क्रिमिनल केस हैं 18,141। देश भर के हाई कोर्ट्स को मिलाएं तो उनमें कुल पेंडिंग मुकदमे हैं 58,76,576 और सिविल मुकदमे हैं 42,94,227 और क्रिमिनल मुकदमे हैं 15,82,349। और आपको मालूम है कि ये मुकदमे हाई कोर्ट्स में कितने लंबे समय से पड़े हुए हैं? इनमें से लगभग 12% मुकदमे ऐसे हैं जो 3 से 5 साल पुराने हैं, 22% ऐसे हैं जो 5 से 10 साल पुराने हैं और 21% ऐसे जो 10 साल से भी ज्यादा समय से लंबित हैं। अब हाई कोर्ट से निचली अदालतों का रुख करते हैं और अंक और भयावह हो जाएंगे। देश भर की निचली अदालतों में पेंडिंग मुकदमे हैं 4,57,15,812। इनमें से सिविल मुकदमों की संख्या है 1,09,52,807, जबकि क्रिमिनल केसेस जो हैं उनकी संख्या है 3,47,53,005 मुकदमे। इनमें से लगभग 13% मुकदमे 3 से 5 साल पुराने हैं, 16% ऐसे जो 5 से 10 साल पुराने और 9% ऐसे जो 10 साल से भी ज्यादा समय से लंबित हैं हमारे देश की अदालतों में। ये कितनी भारी भरकम संख्या है। खबरें कहती हैं कि अगर न्याय प्रणाली की आज की गति बरकरार रहती है तो तमाम केसों का निपटारा होने में 300 साल लग जाएंगे। और वैज्ञानिकों ने कहा है कि आम भारतीय मनुष्य को 67 साल 4 महीने की ही औसत आयु मिलती है, यानी कुछ केसों का निपटारा जब होगा तब तक केस के पक्षकारों की मृत्यु हुए शायद दशकों बीत चुके होंगे। और सोचिए कि कैसे अलग अलग तरीके के केस इन अदालतों में लिखे गए होंगे, लेकिन मजार, दरगाह, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की कोशिश आज भी जारी है और यही हो रखा है आज का जरूरी मुद्दा। आक्रांताओं, आक्रमणकारियों, शासकों ने तोड़ दिया होगा किसी एक धर्म का प्रांगण और फिर खड़ी की होगी अपने धर्म की इमारत, लेकिन यह खोजने का सिलसिला और फिर से खोदने का सिलसिला चल निकला है। कुछ वकील या कुछ संगठनों के सर्वे सर्वा हैं जो पहुंचते हैं अदालतों में याचिका लेकर, फिर होती है सुनवाई, आता है सर्वे का आदेश और फिर होता है विवाद। पहले अयोध्या, फिर वाराणसी, मथुरा, संभल, अजमेर और अब बदायूं। इसलिए आज के लल्लन टॉप शो में बात करेंगे बदायूं के बारे में। क्या वाकई मस्जिद के नीचे नीलकंठ महादेव का मंदिर है? पूरा केस क्या है और आज की सुनवाई में क्या हुआ? और जानेंगे सबसे जरूरी सवाल का जवाब कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कौन सा पैंडोरा बॉक्स खोल दिया कि एक आशय की याचिकाएं एक के बाद एक अदालतों में पहुंचने लगी हैं। ढूंढेंगे जवाब कि क्या हुआ साल 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। फिर लेंगे संसद का हाल, जहां दोनों सदनों में संभल में हुई हिंसा पर जमकर रार हुई। अडानी पर बहस की मांग कर रही कांग्रेस पार्टी संसद से वॉकआउट कर गई और तख्ती लेकर पार्टी सांसद मकर द्वार तक चले गए। संसद के प्रदर्शन होने लगा, लेकिन अपेक्षाओं के विपरीत समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने साथ नहीं दिया। वो संसद के अंदर बहस में शामिल रहे और इंडिया गठबंधन की एकता पर फिर से सवाल उठे। संसद की सुध लेने के बाद हम चलेंगे पंजाब के अमृतसर, जहां अकाल तख्त द्वारा सजाए सुनाए जाने के बाद अकाली दल के नेता और पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल की सजा भोगते तस्वीरें सामने आई और टिप्पणीकारों ने कयास लगाए कि ये अकाली दल की इमेज मेक ओवर की कोशिश है। और साथ होगी दिन की सुर्खियां। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। और सबसे पहले देखिए दिन का वीडियो। Brought to you by ITIL and Higher.
ये वीडियो है लखनऊ का। भाजपा के नेता टिंकू सोनकर की भतीजी की शादी में नाचते गाते नहीं ईंट पत्थर बरसाते और बम से हमला करते नजर आ रहे ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स ने शादी में पहुंचकर महिलाओं के साथ बदसलूकी की, मैरिज हॉल का सामान तक फेंक दिया। आरोप है कि इन स्टूडेंट्स ने शराब के नशे में कई लोगों पर पत्थरों से हमला भी किया, मेहमानों के साथ मारपीट की। हमले में 20 लोगों को चोट आने की भी खबर है। खबर चली तो टिंकू सोनकर ने ललन टॉप से बात की, कहा कि स्टूडेंट्स गेस्ट हाउस के बाहर आए और हमें गालियां देने लगे। उन्होंने महिलाओं की ज्वेलरी भी लूट ली। वो बारात में लोगों को पीट रहे थे, तभी जोर की आवाज आई। पता चला कि लड़के ने बम फेंका है। हम लगातार उनसे पूछ रहे थे कि मामला क्या है, वो मारपीट क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी कहने सुनने को तैयार नहीं थे। वो लगातार मारपीट करते जा रहे थे, ऐसा टिंकू सोनकर का कहना है। मामले पर पुलिस ने भी कुछ कहा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र खाना खाने बारात में आ गए थे। वहीं लड़कों का बारातियों से विवाद हुआ, दोनों ओर से आपस में मारपीट हुई। हालांकि मामले को सुलझा दिया गया है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसा पुलिस ने आश्वासन दिया है। और अब चलते हैं बड़ी खबर की ओर। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के बदायूं की। यहां के सिविल जज सीनियर डिवीजन अमित कुमार की कोर्ट में आज एक केस की सुनवाई हो रही थी। इस केस में दावा किया गया था कि बदायूं में जिस जगह जमा मस्जिद है उस जगह पहले नीलकंठ महादेव का मंदिर हुआ करता था। इस केस की सुनवाई में क्या हुआ ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले पूरा मुकदमा समझिए। 2 सितंबर 2022 बदायूं जिला अदालत में भगवान श्री नीलकंठ महादेव महाकाल ईशान शिव मंदिर मोहल्ला कोट उर्फ मौलवी टोला की ओर से एक याचिका डाली गई। दावा किया गया कि जिस जगह जमा मस्जिद है वहां पहले नीलकंठ महादेव का मंदिर हुआ करता था। मस्जिद में अभी भी मंदिर के वक्त के मूर्तियां, खंबे और सुरंग मौजूद हैं। बाद में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी ने इस केस को लड़ने के लिए 5 प्रतिनिधि याचिकाकर्ता नियुक्त किए। इनमें महासभा के प्रदेश संयोजक मुकेश पटेल, अरविंद परमान एडवोकेट, ज्ञानेंद्र प्रकाश, डॉक्टर अनुराग शर्मा और उमेश चंद शर्मा शामिल हैं। कोर्ट ने इन 5 लोगों के याचिकाकर्ता बनने की एप्लीकेशन स्वीकार कर ली और यही 5 लोग हिंदू पक्ष की ओर से या मंदिर पक्ष कहेंगे उनकी ओर से कोर्ट में उपस्थित हो रहे हैं। इन तमाम लोगों ने अदालत में दावा किया कि राजा अमृतपाल के दरबारी ईशान शिव ने इस शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। बाद में 1175 में राजा अजय पाल ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। साल 1225 में मुस्लिम शासक शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने इस मंदिर की जगह मस्जिद का निर्माण करवाया। शमसुद्दीन इल्तुतमिश के ही नाम पर इस मस्जिद का नाम जामा मस्जिद शमसी रखा गया। मंदिर में मौजूद शिवलिंग को फेंक दिया गया। बाद में 2 नागा साधुओं ने शिवलिंग को वापस लाकर पास ही मंदिर बनाया और पूजा शुरू कर दी। अपने तर्कों वास्ते मंदिर पक्ष ने 3 दस्तावेजों का हवाला दिया है कोर्ट में। दस्तावेज नंबर 1 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की एक रिपोर्ट। इसमें कहा गया कि ASI ने तत्कालीन निदेशक जनरल A कनिंघम के नेतृत्व में साल 1875 से 1877 तक बदायूं से बिहार तक हुए सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में लिखा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बदायूं को अपना मुख्यालय बनाया और अपना यहाँ का पहला गवर्नर शमसुद्दीन इल्तुतमिश था, जो बाद में दिल्ली का राजा बना। दस्तावेज नंबर 2 साल 1857 का गजेटियर। यहाँ सबसे पुरानी मुस्लिम इमारत शायद इल्तुतमिश की ईदगाह है, जो 1202 से 1209 ईस्वी तक बदायूं का पहला गवर्नर हुआ करता था। इस दस्तावेज में आगे लिखा है कि इसके अवशेष पुराने शहर के पश्चिमी बाहरी इलाके से करीब 2 किलोमीटर दूरी पर हैं। इल्तुतमिश ने बदायूं पर अपनी छाप विशिष्ट तरीके से छोड़ी। उसने प्रसिद्ध जमा मस्जिद बनाई जो शहर के ऊंचे भाग मौलवी टोला मोहल्ला में है। ऐसा कहा जाता है कि इसे एक पुराने पत्थर के मंदिर के स्थान पर बनाया गया था, क्योंकि इसके निर्माण के लिए इस्तेमाल में हुई सामग्री किसी नष्ट हुए मंदिर की प्रतीत होती है। इस दस्तावेज के हवाले से ऐसा कहा गया। दस्तावेज नंबर 3 जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय की पुस्तिका। इसके हवाले से कहा गया कि गुप्त काल में ईशान शिव नामक मठाधीश ने विशाल शिव मंदिर की स्थापना कराई, जो नीलकंठ महादेव और बाद में ईशान महादेव के मंदिर के नाम से जाना जाता रहा। साल 1175 में राजा अजय पाल ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। कुतुबुद्दीन के दामाद इल्तुतमिश और बाद में जो बदायूं के सूबेदार बने, उन्होंने नीलकंठ महादेव के मंदिर को ध्वस्त कर जमा मस्जिद शमसी की स्थापना कराई और ये आज भी मौजूद है। ध्यान दें कि ये दावे हैं जो मंदिर पक्ष की ओर से किए गए। चूंकि मुकदमा दायर किया गया महासभा की ओर से, तो तमाम दावे किए गए। इन दावों के जवाब में जमा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी यानी मस्जिद पक्ष ने क्या जवाब दाखिल किए वो जानते हैं। यह मस्जिद करीब 840 साल पुरानी है, जिसका निर्माण शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने कराया। साल 1272 में बने मस्जिद के बंदोबस्ती कागज में इस जमीन का मालिकाना हक जामा मस्जिद के नाम लिखा हुआ है। गजेटियर में कहीं ये नहीं लिखा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है। इस मुकदमे में वादी नीलकंठ महादेव को बनाया गया है, जबकि किसी मुकदमे में वादी सिर्फ प्रत्यक्ष व्यक्ति ही हो सकता है। हिंदू महासभा को इस केस में वाद दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। यह मुकदमा सुनने योग्य नहीं है। सुनिए दोनों पक्षों के वकीलों को।
हम लोगों के पास साक्ष्य पूरे ये उपलब्ध हैं कि प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट हिंदू टेम्पल है, और उसमें हमने केवल ये प्रेयर चाहिए कि जो पूजा अर्चना होती चली आ रही उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न ना किया जाए, हमें पूजा अर्चना करने की अनुमति प्रदान की जाए। सबसे पहले तो ये 1907 का बदायूं का गजेटियर है, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस आगरा एंड अवध, और इसमें राजा लखनपाल का जिक्र है। लखनपाल की फैमिली से ये प्रॉपर्टी आती है, और बदायूं वाज वन ऑफ फर्स्ट प्लेस इन रुहेलखंड टू कम अंडर द डोमिनेंस ऑफ मुस्लिम इन्वेडर्स। मुस्लिम इन्वेडर्स का मतलब ये है मुस्लिम आक्रांता। यहाँ कहीं शासक शब्द यूज नहीं किया गया है कि कोई शासक आया, बल्कि हमने इसमें बदायूं गजेटियर है, इसमें मुस्लिम आक्रांता वर्ड यूज किया गया है। और इसी में नीचे अगले पेज पर है अजयपाल बिल्ट और रिकंस्ट्रक्टेड द फोर्टिस एंड द टेम्पल ऑफ द नीलकंठ महादेव। He was succeeded as already stated by Dharampal, the last Raja of Badaयूं, but he is said to have founded a college known as the Mujji Madrasa. Its territory stood behind the old temple. वहाँ एक मदरसा है उस प्रॉपर्टी के पीछे, वो उसका भी जिक्र इसमें है कि मदरसा उस वक्त चल रहा था, मंदिर उसके सामने था। कि मुकदमा जो है जो दायर किया है ये फर्जी दायर किया है, यहाँ के अमन अमान को ख़त्म करने के लिए दायर किया है। इनका कोई हक ही नहीं है, ना कुछ है। जहाँ मस्जिद 850 साल पुरानी है, और जैसे इन्होंने ये कहा कि मुग़ल आक्रांता, इनके अपने दावे, मुग़ल आक्रांता से तो कोई मतलब ही नहीं। ये जो है गुलाम वंश शमसुद्दीन अल्तमिश ने बनाया था, उन्हें हिस्ट्री की नॉलेज नहीं है। इन्हें मुकदमा करना था फर्जी, इसलिए कहीं से कहीं लिख दिया। आजकल एक फैशन चला गया है मुग़ल आक्रांता, तो ये मुकदमा 8.5 और वहाँ पर नमाज हो रही, कहीं इनका कभी कुछ नहीं है। अब इन तर्कों के साथ साल 2022 से सुनवाई जारी है। आज भी तारीख लगी थी, सुनवाई हुई तो क्या हुआ? मंदिर पक्ष ने डिमांड रखी कि मस्जिद का सर्वे किया जाए। इस पर मस्जिद पक्ष ने आपत्ति जाहिर की, कहा कि यह सिर्फ माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख रखी 10 दिसंबर, और तब अदालत इस बात का फैसला भी करेगी कि यह केस सुनने योग्य है भी या नहीं। सुनिए पत्रकारों को जो इस मुद्दे पर और इनसाइट्स शेयर कर रहे हैं। बदायूं जामा मस्जिद पर हिंदू पक्ष के दावे के बाद अब मुस्लिम पक्ष ने भी अपनी तरफ से अदालत में अपनी बात रखी है। इंतजामिया कमेटी की तरफ से पेश हुए वकीलों ने सीधे तौर पर इस दावे को नकार दिया है और कहा है कि ये कभी मंदिर था ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मस्जिद है, और आज की नहीं 850 सालों से ये मस्जिद है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से पेश हुए वकीलों ने आज अपनी दलीलें अदालत के सामने रखी हैं, और अभी उनकी बहस अधूरी है। 10 दिसंबर अगली तारीख लगी है जब इस बहस को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये जो बहस चल रही है दरअसल क्या है? ये बहस सिर्फ और सिर्फ इस केस के मेंटेनेबिलिटी का मामला है कि क्या अदालत इस मामले को आगे सुन सकती है या इसे बंद करेगी। इसी मामले पर यह पूरी की पूरी सुनवाई चल रही है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि हर लिहाज से यह मस्जिद है और मंदिर का कोई नामो निशान यहां नहीं है। उनका कहना है कि 1991 के वर्शिप एक्ट से यह पूरी तरीके से बाधित है और इस पर कोई सुनवाई नहीं हो सकती। दूसरी तरफ बहुत पुराना यानी कि आज़ादी के पहले के वक्फ में भी इसका जिक्र है, यानी कि वक्फ में इसका पहले से ही ये मस्जिद दर्ज है। लेकिन क्या इस मामले को सुना जाएगा, ये बड़ा सवाल है। हमने शुरुआत में ही आपको बताया था कि लगातार देश की अदालतों में इस आशय के मुकदमे जा रहे हैं, मुकदमे जिनमें धार्मिक स्थलों के सर्वे की मांग उठाई जाती है, और मस्जिद पक्ष हमेशा हवाला देता है कि साल 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सम्मान किया जाए। क्या है यह कानून, पहले ये जानते हैं। इसे 11 जुलाई 1991 को तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव वाली सरकार के कार्यकाल में लाया गया। इस कानून के मुताबिक आज़ादी यानी 15 अगस्त 1947 के बाद जो धार्मिक स्थल जहां पे हैं उसकी स्थिति में बदलाव नहीं किया जा सकता है।
अयोध्या के राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद, मथुरा के शाही ईदगाह केस और वाराणसी के ज्ञानवापी केस में भी मुस्लिम पक्ष ने, मस्जिद पक्ष ने इस कानून का संदर्भ सामने रखा था और अदालतों से गुहार लगाई थी कि देश में धार्मिक स्थलों के संरक्षण का कानून बना हुआ है, इसे छेड़छाड़ न करें। लेकिन आपने देखा ही कि कानून होने के बावजूद संभल, अजमेर और बदायूं का केस सामने आया है। इन मुकदमों में भी मस्जिद पक्ष ने इसी 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया है, लेकिन फिर भी याचिकाओं की सुनवाई हो रही है। सवाल उठता है कि कोर्ट्स ऑफ जुडिशरी में ऐसा क्या हुआ कि 1991 वाला कानून कम से कम बेकाम होता तो दिख ही रहा है। इसका जवाब हमें सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे के इंडियन एक्सप्रेस में लिखे एक आलेख से मिलता है। लेख का शीर्षक है व्हेन द कोर्ट्स एक्ट इन देयर ओन कंटेम्प्ट। इसमें लिखा गया है कि साल 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था किसी एक मुकदमे में कि जब देश को आजादी मिली तब संसद ने निर्धारित किया कि ब्रिटिश राज से आजादी अतीत में हुए अन्याय को ठीक करने का एक संवैधानिक आधार प्रदान करती है। इसके तहत तमाम धार्मिक समुदायों को विश्वास दिलाया जाता है कि उनके पूजा स्थलों को संरक्षित रखा जाएगा और उनके चरित्र में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तब सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि मुस्लिम शासकों ने हिंदू पूजा स्थलों के खिलाफ जो कार्रवाई की थी, यह न्यायालय आज उनसे जुड़े दावों पर विचार नहीं कर सकता। वो कोई भी व्यक्ति जो पुराने शासकों की कार्रवाई के खिलाफ सांत्वना या सहारा चाहता है, कानून इसका जवाब नहीं है। तब कोर्ट ने माफी के स्वर में, अपोलोजेटिक टोन में कहा था कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में मस्जिद को नष्ट कर दिया गया और यह कार्रवाई यथास्थिति को बनाए रखने के आदेश और कोर्ट को दिए गए भरोसे को तोड़ते हुए की गई मस्जिद और इस्लामी संरचना का विध्वंस रूल ऑफ लॉ का एक गंभीर उल्लंघन था। यानी तब अदालत ने कहा कि धार्मिक स्थलों में बदलाव करने की मांग करती याचिकाओं को कानूनन सुना ही नहीं जा सकता, क्योंकि आजादी के समय देश की जनता को यह भरोसा दिया गया था कि अतीत में हुई ज्यादतियों पर मरहम लगाया जाएगा, साथ ही सभी को मिलेगा अपने धार्मिक प्रतीकों, स्मारकों और स्थानों को संरक्षण का भरोसा। अब अपने इसी लेख में दुष्यंत दवे साल 2019 के सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या फैसले के हवाले से लिखते हैं कि लेकिन पूर्व मुख्य न्यायाधीश जैसे S.A. बोबड़े और D.Y. चंद्रचूड़ ने अन्य जजों के साथ मिलकर ऐसी पीठों की अध्यक्षता की जिन्होंने न्यायालय के पिछले फैसलों को दरकिनार कर खतरनाक परिस्थितियों के लिए आधार तैयार किया और सुप्रीम कोर्ट के ऐसे हस्तक्षेपों से प्रेरणा लेते हुए जिला और उच्च न्यायालयों के यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स के जजों ने उन लोगों के कहने पर मुकदमे सुनने शुरू किए जो अब तक कानून के तहत मुकदमे दायर करने से प्रतिबंधित थे। नक्शल में कहें तो अयोध्या फैसले से साल 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की महत्ता कम साबित करने का आधार तैयार हुआ, ऐसा कहा जा रहा है। निचली अदालतों के जजों को आधार मिला, याचिकाएं गई, सुनवाई हुई, सबने अपने तर्क दिए, फैसला आया, सर्वे शुरू हो गया और इस किस्म के तमाम सर्वे के आदेशों को एक खास धर्म ने सेलिब्रेट किया और एक खास धर्म ने नकारा और इस चक्र में ही सब कुछ फंसा रहा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अब चलते हैं अगली खबर की ओर, बात करते हैं संसद की। संसद के शीतकालीन सत्र का एक और दिन, लेकिन आज दस्तूर टूटा और कार्यवाही चल पड़ी। कल ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के ऑफिस में मीटिंग हुई थी। आशय था कि संसद चलती रहनी चाहिए। इस मीटिंग में मौजूद सभी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स ने भरोसा जताया कि यह बहस होगी और संसद भी चलेगी। आज का दिन घड़ी में 11 बजे और दोनों सदनों की कार्रवाई आहूत हुई और विपक्ष की बेंच से फिर से शुरू हुई नारेबाजी। ये सभी सांसद गौतम अडानी पर लगे आरोपों से लेकर संबल हिंसा पर बात करना चाह रहे थे। पहले लोकसभा की बात करें तो स्पीकर ने कहा कि इस मुद्दे पर शून्यकाल से चर्चा होगी। गुस्से में विपक्ष की खेमे की ओर से फिर से नारेबाजी हुई जो और तेज हो गई। श्री गिरधारी यादव जी 101। शून्यकाल में बात होगी। शून्यकाल में नो शून्यकाल में आपका रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। शून्यकाल में फिर प्रश्नकाल शुरू हुआ और आए कुछ हाई पॉइंट्स, जैसे मनरेगा के फंड पर टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी और भाजपा सांसद शिवराज सिंह चौहान के बीच बहस। Why the West Bengal government has been left out? Why there is no consultation? If you don't like Bengali, that's the reason you will not give money to the Bengal. What is this? Yes, you don't have anything to do at there. ये राशि है एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए और इसी एक्ट में प्रावधान है, अगर ये राशि निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति में खर्च नहीं की जाती तो इसको रोका जा सकता है। पश्चिम बंगाल ने माननीय अध्यक्ष महोदय बड़े बड़े कामों को छोटा करके
कुछ निश्चित लोगों को लाभ पहुंचाने का अपराध पश्चिम बंगाल की सरकार ने। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस योजना के अंतर्गत अपात्रों को पात्र कर दिया गया और पात्रों को अपात्र कर दिया गया। ये प्रमाणित हुआ है, ये सिद्ध हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास की योजनाओं के नाम बदल दिए। नाम बदला नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम बदल के अपना नाम इन्होंने रखने का अपराध किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस योजना के अंतर्गत भी अपात्रों को लाभ दे दिया और पात्रों को बाहर कर दिया गया। वहीं बीच बहस मौका आया जब कांग्रेस के सांसदों ने वॉकआउट का ऐलान किया। वो अडानी के मुद्दे पर बहस करना चाह रहे थे, लेकिन ये हो नहीं पा रहा था। कांग्रेस के सांसद बाहर चले गए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत बहुतेरे सांसदों की संसद के मकर द्वार पर तख्तियां लिए प्रोटेस्ट करती तस्वीरें सामने आई। खोजने पर समझ में आया कि सांसदों की इस भीड़ में सपा और टीएमसी के सांसद नहीं हैं। वो सदन के भीतर कार्रवाई में हिस्सा ले रहे हैं। और फिर टिप्पणीकारों ने कहा कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लोकसभा में सपा अध्यक्ष और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव नमूदार हुए। संभल में हुई हिंसा केस में वो यूपी सरकार पर अपने हिस्से के हमले कर रहे थे और उनका भाषण सुनने वालों ने ध्यान से देखा। अखिलेश यादव के पीछे संभल हिंसा के मुख्य आरोपी और सांसद जियाउर रहमान बर्क बैठे हुए हैं। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग, वहाँ अभी से नहीं, सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहाँ जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। लोकसभा का एक और हाई पॉइंट रहा विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। उन्होंने चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर संसद में बयान दिया और ये कहा, Recent developments that reflect our continuous diplomatic engagement since then have set our ties in the direction of some improvement. वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इशारों में गौतम अडानी का नाम लिया तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पलटवार किया। प्रधानमंत्री की बात है, प्रधानमंत्री की बात तो सुनोगे, प्रधानमंत्री की बात तो सुनोगे। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? एक Sir, if you do not come back to the bill, I will have to पहले मुझे समझ नहीं आया। I will have to restrict your speech. सर पहले मुझे समझ नहीं आया कौन सेफ है। Please, I am giving you last 5 minutes to come to the bill. वो एक कौन है मैं समझ नहीं आया। फिर मैंने मीडिया की सुर्खियां पढ़ी तो मुझे समझ आया कि एक है तो सेफ है। इसका मतलब क्या कि अगर मीडिया कंपनी छीननी है तो सीबीआई आपके साथ है, अगर एयरपोर्ट आपको लेनी है तो ईडी आपके साथ है, अगर ऑस्ट्रेलिया में कोयला का माइन लेना है तो एसबीआई आपके साथ है, अमेंडमेंट बिल के बारे में बोल रहे हैं, सोलर पावर का प्रोजेक्ट चाहिए तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन आपके साथ है, अगर लैपटॉप और फोन अगर लैपटॉप और फोन कोई जांच की एजेंसी ले ले तो एमईए भी आपके साथ है, एमईए भी आपके साथ है।
मार्च 2023 में लैपटॉप और फोन हड़प लिया गया। जांच हो रही है किसको कितना रिश्वत दिया गया, भारत को बताया नहीं, लेकिन एमईए को पता था। और अगर हम चाहते हैं कि कोई जांच हो, अगर कोई जांच हो तो एसबीआई भी आपके साथ है। तो इसीलिए जब तक मोदी है, एक है तो सेफ है। क्या कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। कहां सबका साथ, कहां सबका विकास? हमें तो बस एक का विकास देख रहा है और एक का साथ ही हमको दिख रहा है। हम और कौन से एक नहीं, ये अडानी से इतना डरते क्यों है? अडानी से इतना डरते क्यों है सर? अडानी से इतना डरते क्यों? sentences are withdrawn from the record. अरे आप They should be deleted from the record. मैं गौरव जी आपको अनुरोध करता हूं, आप जरूर बोलिए। हम आपका बोलने का अधिकार छीनने के लिए हमारा पास कोई हक नहीं है, लेकिन आप बिल, अब तक कोई तरीका है, ये तुम ही बोलते रहो, फिर क्या बात करते हैं? रूल से चलेगा कि नहीं हाउस? ये रूल रेगुलेशन से हाउस चलता है कि नहीं है? तुम जो चाहे मर्जी बोलेगा क्या? ये तरीका नहीं होता है। या जब बिल पे चर्चा होता है, बिल पे केंद्रित करके बोलना होता है। ये कोई राजनीतिक भाषण के लिए नहीं होता है। ये गलत बात है। हम बिल पे सुनना चाहते हैं, मंत्री जी बिल पे सुनना चाहते हैं, आप बिल पे नहीं करते, इधर उधर का बात करने से कैसे होगा? देखो, चर्चा का स्तर मत गिराइए। वहीं जब भाजपा सांसद संबित पात्रा ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम लिया तो विपक्ष ने हंगामा खड़ा किया। आप ज्ञानी गुणी लोग बैठे हैं, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं कि आज आप नागरवाला केस जरूर पढ़ें। नागा, हम पार्लियामेंट में खड़े हैं सर। I want to bring to your notice a famous case of 1971. May 24, 1971, there was a phone call. There was a phone call to the parliamentary branch of State Bank of India. Phone uthaya Mr. Malhotra, the bank manager, and he heard the voice of Mrs. Indira Gandhi, the then Prime Minister. Indira Gandhi said in 1971 to Nagarwala, 60 लाख रुपए दे दो, 60 लाख रुपए दे दो बैंक से निकाल करके नगरवाला जी को। 60 लाख रुपए बैंक से निकाल करके इंदिरा गांधी जी के कहने पर नगरवाला को दे दिया गया। बाद में इस पूरे इशू पे रेड्डी कमीशन बैठा। इंदिरा जी का नाम तो नहीं आया, मगर उनको क्लियरेंस भी नहीं मिली पूरी तरीके से। गतिविधि दिखाई दी राज्यसभा में भी। सबसे पहले सपा सांसद रामगोपाल यादव की बात करते हैं। संबल हिंसा पर उन्होंने बयान दिया। सभापति जगदीप धनखड़ से उनकी तीखी बहस हुई। संबल के मामले में नहीं, मेरा पहले मार्गदर्शन कीजिए कि मैं आपको बोलने दूं तो और लोग भी बोलना चाहेंगे। मेरा निर्णय आ चुका है। मैं आपसे अनुरोध कर चुका हूं, मैं यहाँ तक अनुरोध कर चुका हूं कि एक ही सदस्य ने 267 में कई नोटिस दिए हैं। मुझे नहीं पता कौन सा स्वीकार करूं। असंभव है कि एक साथ उसको 4 बोलने दूं, नंबर 1। नंबर 2, काफी सदस्यों की संख्या है जिन्होंने 0 आवर में भी वो दे रखा है। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, इन 0 आवर आई विल अकोमोडेट दिस। ऐसा सर, 1 आवर आई विल अकोमोडेट। एक सेकंड तो मुझे सुन लीजिए। आप तो सर्वज्ञ हैं, आप सब जानते हैं। वो इक्वलिटी का सिद्धांत वायलेट हो जाएगा। पुलिस ने गोली चलाई, 5 लोग मारे गए, 20 लोग घायल हुए, सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम हुए। बहुत सारे लोग जेलों में हैं जिन्हें पकड़ लिया गया, उनको बुरी तरह से मारा गया। मेरा और लोगों का ये मानना है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए थे उसमें वो बगल के जिलों में पुलिस ने किसी को वोट डालने नहीं दिया गया और जबरदस्ती चुनाव कब्जा कर लिया था। और ध्यान बटाने के लिए रामगोपाल जी, आपसे आशा करता हूं संयम योजनाबद्ध तरीके से सब ये हुआ। और उसका सबूत सुनिए, उसका प्रमाण ये है कि जो कमेटी गवर्नमेंट ने बनाई है, 3 मिनट सर, अभी 3 मिनट तो हुए नहीं। संतोष कुमार पी,
Thank you, sir. Good. Nothing is going on record except Santosh Kumar P. Sir. कह दिया सर आपने। Sir. You made your point. Sir, गोपाल जी, आपने वकीलों पर कहा, पर आप बहुत अच्छे वकील हैं। You made your point. वहीं राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने बिहार संबंधी मांगों को लेकर अपनी बात रखी। मुझे बेहद खुशी हुई जब आशा कर्मियों के बारे में आपने इतनी अच्छी तरीके से, एक आग्रह है सर, मानदेय बढ़ा दीजिए, बहुत कम मानदेय है। सर मेरा प्रश्न है, मैं कोसी सीमांचल के इलाके से आता हूं और बिहार से बहुत वाकिफ हैं हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री। उस पूरे इलाके में वहां की आबादी और वहां का आप अगर देखें कि दिल्ली एम्स तक पहुंचने वाले लोग, वहां एम्स की आवश्यकता है। क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री कोसी सीमांचल के पूरे इलाके में, जहां सहरसा ने जमीन के लिए भी ऑफर किया था, क्या ये विचाराधीन रहेगा एज ए रिटर्न गिफ्ट फॉर हिज बर्थडे? इसके अलावा संसद की कार्यवाही में क्या हुआ जानने के लिए आप हमारा पार्लियामेंट अफेयर्स बुलेटिन संसद में आज देख सकते हैं। इस खबर में इतना ही और अब सुर्खियां। पहली सुर्खी में बात पंजाब की। आज यानी 3 दिसंबर को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से तस्वीरें आई। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम और अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल कल जो 2 दिसंबर को अकाल तख्त द्वारा सजा सुनाई गई थी, वो सजा काटते हुए दिख रहे थे। सबसे पहले उन्होंने 1 घंटा घर के बाहर गले में तख्ती और सेवादार के कपड़े पहने, हाथ में बरछा लिया और सेवादार की सेवा दी। उसके बाद उन्होंने कीर्तन सुना और आखिर में जूठे बर्तनों की सेवा करने के बाद वो अमृतसर के इस स्वर्ण मंदिर से रवाना हो गए। सुखबीर सिंह बादल के साथ पूर्व मंत्री विक्रम मजीठिया और सुखदेव सिंह ढींढसा ने भी जूठे बर्तनों की सेवा की। इसके अलावा प्रेम सिंह चंदूमाजरा, सुरजीत सिंह रखड़ा, डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा, विक्रम मजीठिया और महेश इंदर ग्रेवाल ने टॉयलेट भी साफ किया। खबरों के मुताबिक सुखबीर सिंह बादल को भी टॉयलेट साफ करने की सजा सुनाई गई थी, लेकिन पैर में फ्रैक्चर होने के कारण उन्हें इससे छूट दे दी गई। हमने आपको कल के ललन टॉप शो में बताया था कि मामला क्या है। दरअसल 2 दिसंबर को श्री अकाल तख्त में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के मामले में 5 सिंह साहिबानों की बैठक हुई थी। इस बैठक में सुखबीर सिंह बादल समेत साल 2012-17 की शिरोमणि अकाली दल की सरकार के दौरान अन्य कैबिनेट सदस्यों को धार्मिक दुराचार के आरोपों के लिए सजा सुनाई गई थी। इस मामले में 30 अगस्त 2024 को सुखबीर सिंह बादल को अकाल तख्त ने तनख्या, मतलब इसका मतलब होता है कि धार्मिक दुराचार का दोषी घोषित किया था, तनख्या दोषी किया था और फिर 2 दिसंबर को सुनाई गई सजा। हमने एक्सपर्ट से पूछा सजा के तमाम आध्यात्मिक और राजनीतिक आयामों के बारे में, सुनिए उन्होंने क्या बताया। ऐसा है कि जो शिरोमणि अकाली दल है, 100 साल से ज़्यादा पुरानी पार्टी, इसमें इतना बुरा हालत इस पार्टी की कभी नहीं थी जितनी अब है। ये 2 इलेक्शन बैक टू बैक हार चुके हैं, पार्टी में बहुत ज़्यादा स्प्लिट और डिवीजन है और इससे नीचे पार्टी जा नहीं सकती जितने अब इनके पास एमएलएज और हैं। तो ये बहुत ही लो उस लेवल पर आ चुकी है पार्टी और अब इस पार्टी को डेफिनेटली चाहिए कोई ऐसा तरकीब जिससे ये दोबारा अपने आप को रिवाइव कर सके। और उस संदर्भ में इन्होंने ये जो सारा सेक्रेटरीज का मामला हुआ है, जो पहले से चला आ रहा है, ये उस चीज़ को लेकर जिसमें ज़्यादातर तो ये लग रहा है कि थोड़ा सा प्लेड अप है, मतलब अपने आप इन्होंने इसको बनाया गया है किस तरह से, और ताकि इससे जो है सिर्फ उठ ही सकें दोबारा। क्योंकि ये जो इनका सिख धर्म में जब ये इस तरह की पनिशमेंट मिलती है उसके बाद मतलब वो खत्म हो जाती है बात, पीछे वाली बात खत्म हो गई, तो उसके बाद सिर्फ ये उठ ही सकते हैं ऊपर। तो अब वो इन्होंने कर दिया है कि इतनी हो गई पनिशमेंट, इससे ज़्यादा और कुछ हो नहीं सकता, तो ये क्लीन स्टेट से फिर दोबारा इसको शुरू करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो शॉकिंग हैं, जो शायद स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं थी, और उसकी वजह यह है कि जो सिख क्लर्जी है वो बड़ी देर से दबी हुई थी बादलों के अंदर। बादल परिवार ने उस पर बहुत ज़्यादा उन्होंने कब्जा किया हुआ था। तो ये अब एक तरह की रीअसर्शन है, जो क्लर्जी है, सिख क्लर्जी, उनकी एक रीअसर्शन है कि हम भी जो हैं हम इंडिपेंडेंट हैं और हम मामले में हम कोई भी स्टेप ले सकते हैं। बाकी आपको इस मुद्दे को विस्तार से जानना चाहते हैं तो 2 दिसंबर के ललन टॉप शो का वो हिस्सा आपको लिंक में उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें हमने इस पूरे मुद्दे को विस्तार से समझाया है। अगली सुर्खी में बात बांग्लादेश की। भारत में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में बांग्लादेश के राजनयिक मिशन में हुई तोड़फोड़ मामले में 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है। वहीं परिसर में घुसपैठ के मामले में 4 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस बीच बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त को तलब कर घटना का विरोध जताया गया है। साथ ही बांग्लादेश ने अगरतला में अपनी काउंसलर सर्विस भी बंद करने का ऐलान किया है। दरअसल सोमवार को अगरतला में स्थित बांग्लादेश के सहायक उच्चायोग में कथित तौर पर कुछ लोगों ने घुसकर तोड़फोड़ की और हंगामा मचाया। इस घटना की भारतीय विदेश मंत्रालय ने निंदा
चिंता की, जांच के आदेश दिए, जिसके बाद हुई कार्रवाई। सूबे के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि मैं घटना की निंदा करता हूं, शांतिपूर्ण विरोध की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन इस तरह का व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। आज का लल्लन टॉप शो यहीं तक। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए लल्लन टॉप। गुड नाइट।